नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ मेंस की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जीएस पेपर 1 से लेकर के 7 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी में एक महत्वपूर्ण जो पेपर होता है पेपर 5, और उसका पार्ट 1 जो होता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी और काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी कहा कि पेपर 5 का पार्ट 1 थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, स्ट्रेटजी उसकी डिस्कस कर लें, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे या आपने मेंस दिया होगा तो आंसर अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें काफ़ी कम मार्किंग हुई है। और कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 1 से लेकर 7 में वो सभी में अच्छा किए हैं और सिर्फ पेपर 5 में डिसक्वालीफाई होने के कारण उनका रिजल्ट रह गया। ठीक है, मतलब उनको इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। तो सभी में अच्छे मार्क्स हैं और अगर एक पेपर आपको डुबा देता है तो फिर काफ़ी सोचने वाली बात है और इसे मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे वो न्यू कैंडिडेट हो या फिर पुराने हो। इकोनॉमी का भी ना देखिए फ्रेंड्स, 2 पोर्शन होता है। ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब कि जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसको परिभाषा लिखना, इसका एग्जाम्पल देना, इसका फॉर्मूला फिट करना, ये सब आपको हर एक किताब में मिल जाएगा। दूसरा जो पोर्शन होता है ना, मतलब उसमें देखिए गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, फिर आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नीति आयोग है, आरबीआई हो गया। तो ऐसे करके ना सारे टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए जो ट्रेडिशनल बुक है उससे। ठीक है, ताकि डेफिनेशन में ना फंसे, एग्जाम्पल्स में ना फंसे। नाबार्ड वगैरह आता है, योजनाएं जो चलती आ रही हैं पहले से, और पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग क्यों आया। ये मैंने आंसर अपना शेयर भी किया हुआ था, नीति आयोग वाला जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसमें मुझे 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग में ठीक ठाक मार्क्स मिला था उसमें, नीति आयोग वाले क्वेश्चन में। आप लोग देख सकते हैं पुराने वीडियो में जाके। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना फ्रेंड्स, उसमें हमको एकदम टू द पॉइंट लिखने की आवश्यकता थी, जो कि ऐसा बिल्कुल लाइन टू लाइन आदमी याद नहीं रख पाता है। तो तरीका यही है, एक तो हम ट्रेडिशनल बुक से पहले कर लें सारे कंसेप्ट, परिभाषाएं, सारी चीज़ें, जिसमें कि वही जीडीपी, जीएनपी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे खाद्य मुद्रास्फीति क्या था, आरबीआई ने क्या काम किया, फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, फिर एमएसपी से रिलेटेड क्या क्या निर्णय लिए गए या क्या लिए जाने चाहिए। मिलेट मिशन हो गया जो ज्योग्राफी का भी हिस्सा है और इकोनॉमी का भी हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आप देखिए। ठीक है, ये होते हैं करंट के टॉपिक्स। और करंट के टॉपिक्स आप जब कवर करने जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करंट ही कवर हो रहा है, उससे ट्रेडिशनल भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप सामने देखिए, आपके स्क्रीन पे जो है आर्थिक घटनाक्रम, एडुटेरिया की ही बुक है फ्रेंड्स। ठीक है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। एडुटेरिया की बुक जो है काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है, एक वीडियो भी मैंने बना दिया था इससे रिलेटेड, तो उससे मैंने पीडीएफ जो है शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये बुक कहीं से मिल सकती है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही एक किताब है ना, यही एक किताब है, ऐसा नहीं है, किताबें बहुत सारी हैं। प्रतियोगिता दर्पण का भी जो एनालिसिस है, या आपका कंपटीशन सक्सेस, एक और क्या आता है मैगजीन में भूल रही हूँ। ठीक है, नेशनल लेवल की जो भी है ना, और दृष्टि की भी बुक आती है करंट की, तो वो सभी में कवर है। लेकिन मुझे यहाँ से अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आर्थिक घटनाक्रम किस प्रकार से हमारे पेपर 5 इकोनॉमी के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। अभी हम सिर्फ टॉपिक्स देख रहे हैं, स्ट्रेटजी देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि मैम ये सारे टॉपिक्स पढ़ा भी दीजिए, ठीक है, या किस तरह से लिखा जाए, तो वो भी मैं बना दूंगी एक वीडियो। अभी सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि भाई हम क्या क्या चीज़ पढ़ लें ताकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो जाए, ये मैं बता रही हूँ। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, 2025 में आर्थिक सुधार, भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण। देखिए हम लोग जानते हैं कि हम एक विकासशील देश हैं और हम किसकी ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, 2047 तक एक विकसित देश बनना चाह रहे हैं। क्या बिना इकोनॉमी के किसी भी प्रकार से हमारा विकास हो सकता है? किसी भी देश के विकास के लिए इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2025 के कुछ आर्थिक सुधार हुए हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि भारत के भविष्य को तैयार करना, और शासन के नियम का थोड़ा विस्तार किया गया है, विस्तार करके उसको और ज़्यादा लोगों के लिए समावेशी बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, तो देखिए आयकर, इनकम टैक्स में सुधार किया गया है, लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट
में काम किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमईज को बढ़ावा दिया गया है। टैक्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया है। मुख्य सुधार, ये 5 पॉइंट में आपको सुधार। अब देखिए इन 5 पॉइंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी, किसी भी आंसर में, जहाँ पे भी बात होगी ना हमारे देश के विकास की, इकोनॉमी के विकास की, तो उन आंसर्स में आप ये सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। फिर देखिए प्रत्यक्ष कर सुधार, मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर आप जॉब में होंगे तो आपने इनकम टैक्स भरा होगा। अगर 12 लाख तक की आपकी आय है तो वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम जो होता है उसमें काफ़ी कुछ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि क्या क्या सुधार है इसमें। और टैक्स ईयर की परिभाषा भी बदल दी गई है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट में, लॉन्ग नोट में कहीं ना कहीं मिल सकता है। फिर विश्लेषण देख लीजिए। उसके बाद श्रम सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला जो है ना, वेरी इम्पॉर्टेंट ये वाला पोर्शन, ठीक है। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 कार्यकारी लेबर कोड्स में समेकित किया गया, जिसमें कि वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020, ये सब का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये सब है। प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं देख लीजिए, विश्लेषण देख लीजिए। फिर ग्रामीण रोजगार, आपको पता है ना कि मनरेगा का भी नाम बदल दिया गया है। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मनरेगा का नाम क्या कर दिया गया है, और उस पर ऐसे भी संभावित है कि उस पर ऐसे भी आ जाए, ठीक है। मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 लागू। फिर देखिए उसमें मुख्य परिवर्तन क्या क्या है। 125 दिनों की रोजगार गारंटी, ठीक है, रोजगार कार्यों पे फोकस, ये डिटेल में आपको पढ़ना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्यापार करने में आसानी होगी, एमएसएमई में सुधार। एमएसएमई के लिए क्रेडिट फ्लो देखिए क्या है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड ऋण मिलेगा। 10 लाख तक बिना गारंटी वाला लोन है। 100 करोड़ तक की म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी है। और एमएसएमई की परिभाषा को व्यापक किया। फिर जीएसटी 2.0 देखिए, मान लीजिए आगे आपको शॉर्ट नोट में आया भी था, अभी वो कोड मैनेजर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएसटी 2.0 मेंस में आया हुआ था, आप लोगों ने ही शेयर किया था, देखिए है ना। ये आंसर आपको यहाँ मिल जाता। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की तरह सरल करके ढांचा 2 स्लैब का बनाएगा। आपको पता है ना फ्रेंड्स कि पहले 3 स्लैब में, कितने स्लैब में था जीएसटी, सबको सरल करके अब क्या कर दिया गया है, 2 स्लैब का, सिर्फ 5% और 18%। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित कटौती हो गया है। अनुपालन सरलता, वापसी आसानी होगी। और 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर जीएसटी करदाता मतलब संग्रह होता है तो और संग्रह 22.08 लाख करोड़ तक पहुंचा। देखिए हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। जीएसटी 2.0 अभी कोर्ट मैनेजर वाले एग्जाम में आया है, ठीक है। निर्यात संवर्धन मिशन, अब आप लोग को इसी तरीके से ना आप ही लोग रिप्लाई करिएगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा कि मैम इसमें से क्या क्या चीज़ आया था, ठीक है, तब आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए संभावित प्रश्न भी नीचे दे दिया है ना। संभावित प्रश्न देखिए पूरा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में, लेबर कोड्स के बारे में, मनरेगा के बारे में, क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या लाभ मिला है, ये तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करके जाइए फ्रेंड्स। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ही पेपर लिखाएगा और उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 1991 के सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, आप लोग जानते हैं एलपीजी आया था 1991 में, ठीक है। जो नए लोग होंगे, एलपीजी मतलब सर्च करिएगा क्या होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के अनुसार ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार 3री बड़ी अर्थव्यवस्था। ये भी अब चेंज हो गया। अभी आप लोग कुछ दिन से देख रहे हैं, करंट में चल रहा है कि अपने जो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग थी उससे फिसल करके 6वें रैंक पे आ गया है इंडिया। तो ये सब चीज़ अपडेट करना है, ट्रेडिशनल नॉलेज में हमको अपडेट करना होता है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, ना ये पूरी तरीके से ओपन है ना पूरी तरीके से क्लोज है, मतलब ना तो ये सिर्फ बाजार पे आधारित है और ना ही सिर्फ शासन के नियमों के ही अकॉर्डिंग चलता है। मिश्रित है, हम लोग मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य कर सकते हैं। फिर कृषि की महत्ता, बट ऑब्वियस है, 140 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरेगा, तो कृषि की महत्ता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं ही, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था है और एक मजबूत आर्थिक विकास के लिए हमको हर चीज़ चाहिए। प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा चाहिए, एफडीआई भी चाहिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान भी चाहिए। फिर जनांकिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा जो मैक्सिमम है 15 से 64 ईयर्स का हिस्सा, वो जनांकिकी लाभांश में आता है और ये अच्छा खासा है हमारे पास,
डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखते हैं 60% से ज़्यादा है हमारे देश में। तो अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं कि क्यों हम विकास कर सकते हैं, इकोनॉमी हमारी क्यों अच्छी रहेगी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, इसका कारण बताया है। पूरा पढ़ेंगे आप अच्छे से, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं, कि एक बार आप लोग टॉपिक वाइज पूरा कवर कर दूं, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से आ सकती हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसर के क्षेत्र देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में दिया है, डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, उद्यमिता और स्टार्टअप, आप देख रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं अब मार्केट में। अब हर कोई नौकरी नहीं करना चाहता है ना, पहले का जो ट्रेडिशन था वो अब बदल रहा है और नए नए स्टार्टअप लोग लेके आ रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रहे हैं। वैश्विक व्यापार है, अवसंरचना का विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट। फिर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप क्या है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, भुगतान संतुलन, ये इंग्लिश में भी आप देख लेंगे। ठीक है, भुगतान संतुलन को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राजकोषीय विकास है मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई, एफडीआई, ये सब है ना। और वैश्विक मंदी के बीच भारत की आर्थिक समृद्धि, क्या हुआ, हमने ऐसा क्या किया कि जो है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब मंद चल रही थी तो ऐसी स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी स्टेगनेंट रही, हमने बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं किया। कोविड टाइम में भी हम संभल गए थे, है ना। फिर आर्थिक समृद्धि के प्रमुख चालक कौन कौन से हैं भारत के, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च घरेलू मांग है, सेवा क्षेत्र की गति एवं आईटी निर्यात की स्थिरता है, संरचनात्मक सुधार है, विनिमय और डिजिटल सुशासन, उत्पादन क्षेत्र में तीव्र बढ़ोतरी, निजी निवेश में कमी के बीच सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वृद्धि। फिर वैश्विक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उपभोक्ता मांग में कमी हुई, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, मुद्रा में निरंतर अस्थिरता आई। ये सब पॉइंट्स है, ठीक है, देख लेंगे इसको। निर्यात पर असर हुआ, एफडीआई प्रवाह में कमी आई। फिर आ जाते हैं भारत की क्षेत्रीय आय असमानताएं। देखिए आय असमानता क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि शहरी में क्षेत्र में लोगों का इनकम ज़्यादा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो लोगों का इनकम क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ही वर्ग हैं जिसके पास की बहुत ज़्यादा संपत्ति का हिस्सा होता है और जो बाकी लोग हैं उनके पास संपत्ति का कम हिस्सा है। तो आय असमानताएं तो है ही हमारे देश में। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या शासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हरित क्रांति हुई थी तो उसमें जो हमारे देश के जो वेस्टर्न स्टेट्स थे उनमें ज़्यादा विकास हुआ। जब हमारे यहाँ व्यापार का विकास हुआ तो भी हमने समुद्र तट मतलब जो तटीय राज्य थे, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, इधर तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सब प्रदेशों में ज़्यादा विकास किया। और जो लैंड लॉक कंट्रीज थे, लैंड लॉक स्टेट्स थे सॉरी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, हमारे स्टेट्स हो गया, एमपीसीजी, इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एक समान प्रकार का विकास नहीं हो पाया था। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि आय असमानताओं को दूर करना। तो उसमें इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। ऐतिहासिक कारक है देखिए, है ना, भौगोलिक कारक थे, आर्थिक कारक थे, राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारी योजनाओं की विफलता थी, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता हमारे देश में आई। ठीक है, गिग इकोनॉमी, कभी भी आपको ये शॉर्ट नोट में, लॉन्ग नोट में देखने को मिल सकता है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो ऐसा इकोनॉमी, जैसे देखिए फ्रेंड्स, आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, है ना, कोई भी खाने का, या फिर आप ब्लिंकिट है, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जहाँ पे जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं या फिर जो उनके ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, उनका कोई ऐसे स्थायी रजिस्ट्रेशन या फिर उसमें एक स्थिरता नहीं है। देखिए यहाँ पढ़ ही लेते हैं कि एक मुक्त और वैश्विक बाजार जहाँ कंपनियां और ठेकेदार अल्पकालिक और मांग के आधार पर व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं, जो लचीले और कौशल आधारित दोनों ही होते हैं, गिग अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इन लोग गिग इकोनॉमी में जो कार्य करता है उसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। कैसे, जैसे आपने मान लीजिए कि कहीं से गाड़ी बुक किया, ठीक है, अब उस समय कोई ऐसा सीजन हो सकता है जिस समय कि बुकिंग मतलब मंदी चले, तो उस समय वो लोग बेरोजगार हो सकते हैं। या फिर कोई ऐसा टाइमिंग आए जिसमें कि ठेकेदार कहते कि कभी भी उसको मतलब उसका रोज़गार समाप्त कर सकता है, वो इसके लिए कुछ क्लेम नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे इतने दिन से काम कर रहा था और मुझे ऐसे अचानक से हटा दिया गया। कुल मिलाकर के उनके हित का संरक्षण जो होता है वो नहीं हो पाता है। गीग इकोनॉमी में जो कार्य करते हैं उनको लगातार संघर्षरत रहना पड़ता है।
तो इसलिए इनके लिए भी ना बहुत तरह के सुविधा शासन ने देना अब शुरू किया है। उन्होंने समझ गया है कि गिग इकोनॉमी भी हमारे ही देश में एक टाइप की इकोनॉमी है और असंख्य गिग वर्कर्स हैं, तो उनको आकर्षित करना, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ न कुछ श्रम नियम में चेंजेस लाए गए हैं। देखिए, गिग वर्कर्स अध्यादेश एक विधेयक ही जो है यहाँ पे पारित किया गया है 2025 में, जिसमें इनके लिए इनकी सुरक्षा के लिए योजना बनाना है ना, उनको एक फिक्स इकोनॉमी से ज्वाइंट करना, फिर अनुचित तरीके से अगर उनकी बर्खास्तगी कर दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। इससे लाभ भी होगा, है ना, दोनों के लिए लाभ होगा, जो नियोक्ता है उसके लिए भी और जो नियुक्त हो रहे हैं उनके लिए भी। मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि भारत में गिग इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है और अच्छे खासे वर्कर्स जो है वहाँ कार्य करते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में, वेतन संहिता 2019 में, ई श्रम पोर्टल में भी इनको असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का दर्जा दिया गया है और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इनको स्थान दिया गया है। और बजट में 2025 में गिग श्रमिकों के लिए क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उनको दिया गया है सुविधा, है ना, ताकि वो 5 लाख तक के रुपए का अपना इलाज करा सकें। ई श्रम पोर्टल में भी पंजीकरण किया गया है गिग वर्कर्स का। तो इस तरीके से उनको गिग वर्कर्स को लाभ दिया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए, गिग वर्कर देखने को मिल सकता है 90% चांस है। फिर है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। खाद्य तेल मिशन में देखिए क्या है कि हम सिर्फ अनाज पे, जैसे कि धान का ही उत्पादन करें, अनाजों का, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ और दलहन का ही, लेकिन विशेष रूप से हमने अभी तेल मिशन में एंट्री किया है। और पहले भी इसके बारे में ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब विशेष रूप से इस बजट में हमने तेल मिशन में राष्ट्रीय मिशन तिलहन की ये जो है जारी किया है। उसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ से पढ़ लेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, हम तिलहन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं ना कि खाद्य तेलों की जो है मांग भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, मतलब खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और हम लोग आयात पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसलिए हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इसमें पूरा कारण बताया है, तिलहन फसल कितने होते हैं, कितने वर्षा पर निर्भर होते हैं, कौन कौन से प्रदेशों में होता है और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन फ्रेंड्स उसी तरह का है। दलहन में भी हम जानते हैं कि जो हमारा देश जो है वो में बहुत सारे लोग क्या हैं, वेजिटेरियन हैं, और वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स मुख्यतः दलहन पर ही निर्भर होता है। इसलिए दलहन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमें दलहन के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड वृद्धि करने की आवश्यकता है, आत्मनिर्भरता लाने की आवश्यकता है। इसलिए ये मिशन जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल आप लोग देख लेंगे कि क्यों आवश्यकता थी, क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या कार्य किया जा रहा है। ठीक है, दलहन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी प्रोत्साहित किया गया है। फिर इधर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है। अब चना, मूंग, उड़द, मसूर का जैसे दिया जाता है वैसे ही दलहन फसलें जैसे कि तुअर हो गया, अरहर जिसको कहा जाता है, चना, मूंग, उड़द, मसूर, ये सब के लिए भी एमएसपी निर्धारित किया जाता है। अगर हम एमएसपी इसका निर्धारित कर देंगे ना, तो फ्रेंड्स किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा कि मतलब जब वो खेती करेंगे तो अनाज की जगह में दलहन, तिलहन ये सब का भी उत्पादन करें, मिलेट्स का भी उत्पादन करें। ठीक है, फिर मखाना बोर्ड देखिए साल भर चर्चा में रहा ये मखाना बोर्ड, और छत्तीसगढ़ में भी अब इस प्रयास किया जा रहा है मखाना बोर्ड बनाने का। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सुपर फूड कहा जाता है मखाने को। फिर मखाने का उत्पादन किस परिस्थिति में होता है, छत्तीसगढ़ में मखाना प्रोसेसिंग अगर यूनिट स्थापित करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या चुनौतियां हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिहार में क्या क्या था जिसके कारण ये सक्सेसफुल रहा वहाँ। मेनली तालाबों की संख्या जहाँ अधिक होती है ना फ्रेंड्स, वेट भूमिस, वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पे मखाने का उत्पादन होता है। ठीक है, अब आइए देखिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ऊपर, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, मतलब VBG राम जी, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ ही रहा है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिखने को मिलेगा, या तो ये ऐसे में आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये करंट का टॉपिक बनेगा कहाँ, पेपर 7 में। ठीक है, इसके अलावा भी इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मनरेगा के तहत रोजगार पैदा करने का एक सुधार उन्मुख परिणाम आधारित रीब्रांडिंग और पुनर्गठन है। ये कोई नई योजना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ना नया कोई मिशन है,
ये जो हमारा मनरेगा चल रहा था उसी को संशोधित कर दिया गया है ना। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, उसको शॉर्ट में क्या कहा जा रहा है, जी राम जी। और अच्छा याद करने में, है ना, जी राम जी। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले आवश्यकता पढ़ लीजिए, उसकी सीमाएं पढ़ लीजिए। फिर नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी, रोजगार गारंटी से उत्पादक ग्रामीण रोजगार के उसमें परिवर्तित किया गया है। फिर इसमें परिणाम किस पे ध्यान केंद्रित करना है, तो आजीविका सुरक्षा पे, संपत्ति आधारित आय पर, गांव की आर्थिक मजबूती पे ध्यान देना है। पहले हम क्या कर रहे थे, रोजगार की गारंटी दे रहे थे ना कि रोजगार हमको देना ही है। अब हमारा टारगेट ये है कि रोजगार उत्पन्न करना, है ना, विकसित भारत की सोच के साथ नया तालमेल बैठाना है। तो है क्या, देखिए मनरेगा का ही एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचा है। इसमें टिकाऊ कौशल आधारित संपत्ति बनाने वाले रोजगार पर फोकस किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भी वही है, जो मजदूरी पर लंबे समय तक निर्भरता होती थी उसे कम करना और टिकाऊ और आय पैदा करने वाली ग्रामीण संपत्ति को बनाना। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए ऊपर में क्या है, ग्राम पंचायत स्तर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के तालमेल को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार को विकसित करके भारत @2047 के साथ जोड़ना। इसकी प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं, 125 दिन का रोजगार गारंटी रहेगा, फिर काम का फोकस नेचर रहेगा, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ लोकल प्लानिंग भी होगी, मतलब लोकल स्थानीय स्तर पर भी इसकी प्लानिंग की जाएगी, क्या क्या कार्य करने हैं। खेती को सपोर्ट देंगे, बुआई कटाई के पीक सीजन के दौरान कुल 60 दिनों के लिए जो काम में रुकावट हो जाती है ना फ्रेंड्स, सब अपने अपने धान के सीज़न में देखिएगा, बुआई के सीज़न में आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गैप हो जाता है ना, उसके लिए भी इसमें खेती को सपोर्ट करने का प्रावधान है। प्रेडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क बनाना है, मजबूत ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि काम में रिपीट ना हो। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि तालाब जो है, तालाब की खुदाई हो रही है, नए नए तालाब बन रहे हैं, कहीं बन रहे हैं, कहीं सिर्फ पेपर में ही बन रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट रहेंगी चीज़ें तो सबको पता चलेगा कि कितनी मजदूरी किसको दी गई और किस तरीके का कार्य हुआ है। फिर यहाँ पे 3 प्रमुख घटक बताया है, रोजगार गारंटी को मजबूत करना, ग्रामीण संपत्ति निर्माण का संचालन करना और योजना प्रौद्योगिकी और संस्थानों के माध्यम से जवाबदेही। फिर देखिए एक विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण, देखिए यहाँ पे अच्छे से चार्ट बना करके कंपैरेटिव चार्ट बनाया है जिसमें कि विकसित भारत जी राम जी को मनरेगा से क्या बेहतर बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जैसे बताया, देखिए प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन का वेतन था पहले, है ना, और अब ये कितना दिन का हो गया है, 125 डेज़ का हो गया है। मेन चीज़ को फोकस कर लीजिए, जैसे यहाँ 100 डेज़ है, यहाँ पे 125 डेज़ है। इधर क्या बोल रहा है कि कार्यों की एकाधिक और बिखरी हुई श्रेणियाँ थी, जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित किया गया है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को। फिर यहाँ पे देखिए 60:40 का रेशियो है राज्यों के लिए, मतलब कुछ राज्यों के लिए ऐसा है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 का है। जबकि यहाँ पे केंद्र जो है अकुशल वेतन लागत वहन करता है, राज्य बेरोजगारी भत्ता सिर्फ वहन करते थे। तो इस प्रकार से पूरा पढ़ लीजिए, है ना, ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, क्या क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे विशेष लाभ देखिए किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए बताया गया है, इसको देख लेंगे आप लोग अच्छे से। मतलब इस अभी तक के टॉपिक में ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करना है। क्या क्या डिजिटलाइजेशन किया गया है, इसमें क्या कौन कौन से पारदर्शिता के लिए काम किए गए हैं, एआई का उपयोग है ना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है। फिर इधर देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विकसित भारत जी राम जी के अधिनियम के लाभ क्या क्या होंगे, फिर चुनौतियाँ क्या होंगी, फिर आगे की राह क्या है। ठीक है, फिर निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष के बारे में बताया गया है। देखिए सोशल ऑडिट ना हर चीज़ के लिए अच्छा ही होता है, किसी भी योजना के लिए। और जो स्थानीय हमारे देखा जाए तो पंचायत हैं या फिर वार्ड हैं, निकाय, नगरीय निकाय हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। फिर देखिए हमारी ऑरेंज इकोनॉमी, अभी तक हम ब्लू इकोनॉमी पढ़ रहे थे, है ना, कि ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़े। अब मान लीजिए आगे ऑरेंज इकोनॉमी, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या है। तो देखिए भारत की ना क्रिएटर इकोनॉमी एक तेज़ी से बढ़ते हुए डिजिटल इकोसिस्टम को कहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, गेमिंग, ऑनलाइन शिक्षा जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, उसे शेयर करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो ये होती है हमारी ऑरेंज इकोनॉमी, मतलब भारत की जो क्रिएटर की इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी का एक नया रूप है ना।
क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, गेमर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनका प्लेटफॉर्म है कंटेंट होस्टिंग, मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म, ब्रांड और एडवर्टाइजर। ठीक है, तो विज्ञापन बना रहे हैं, मान लीजिए किसी का ब्रांड एंडोर्समेंट करना है, इस तरीके को सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप। ठीक है, ये क्या है, हमारी ऑरेंज इकोनॉमी है। इसका आकार देखिए, सब बताया है आकार और विकास कैसा है, प्रमुख ड्राइवर कौन है इसके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पे पैठ होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, देखिए प्लेटफॉर्म जिससे हम बात कर रहे हैं आपसे, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, ये सारी चीज़ है, शेयर चैट है, स्थानीय और क्षेत्रीय सामग्री, भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, टियर 2 टियर 3 शहरों में क्रिएटर्स ग्रोथ में सबसे आगे है। तो ये सब दिया हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी, कम से कम कुछ तो आप लिख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, फिर भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, रचनात्मक उद्योगों का महत्व क्या है, विकसित भारत बनाने में कैसे ये लोग हेल्पफुल हो सकते हैं, और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहले क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कवर कर लेना है ऑरेंज इकोनॉमी को। फिर आगे की राह सब में यही बताना है, चुनौतियाँ बताना है। देखिए हम लोग कितने भी आगे बढ़ रहे हों, लेकिन अभी भी ना डिजिटल डिवाइड है। जैसे गांव में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इंटरनेट का, शहरों की तुलना में कम है, फिर महिलाएं कम यूज करती हैं पुरुषों की तुलना में, तो डिजिटल डिवाइड भी है। फिर आय की अनिश्चितता है, देखिए एकदम अस्थिर, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो उसी के भरोसे रह सकता है। पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपना कुछ भी सेक्शन खोला है, यूट्यूब चैनल ही आपने बनाया, तो क्या सिर्फ उसी के भरोसे आप रह सकते हैं? वो इकोनॉमी का एक हिस्सा तो नहीं हो सकता। हाँ, पार्ट टाइम भले आप उसको कुछ समय दे करके ग्रो कर सकते हैं। तो अनिश्चितता है ना, आय की अनिश्चितता है, फिर सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, कोई बीमा नहीं, कोई पेंशन नहीं, फिर प्लेटफॉर्म पे निर्भरता है कि भाई किसी कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, अचानक कुछ भी उसे बदल सकता है। मान लीजिए कि मैंने आज कोई वीडियो अपलोड किया, ठीक है, वो लोगों को पसंद आया, सब चीज़ ठीक था, चैनल ग्रो किया, आगे चल के इनकम का कुछ सोर्स भी बन गया, लेकिन कभी भी ऐसा लगा प्लेटफॉर्म को कि इस यहाँ पे जो है ब्लॉक कर दे, ठीक है, या मोनेटाइजेशन जो कंट्रोल करता है वो प्लेटफॉर्म आपको आगे के लिए क्लियरेंस ना दे, तो फिर आपकी तो पूरी मेहनत गई। ठीक है, आप इसी के भरोसे रह नहीं सकते। तो इस तरीके से चुनौतियाँ तो हैं। प्लस गलत जानकारी, मान लीजिए मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ बता दूँ अभी ऐसी जानकारी जो कि गलत हो, या फिर डीप फेक भी आजकल देख रहे हैं, आपकी किसी का फ़ोटो किसी का वो लगा के चीज़ें, मतलब रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे कोई, एक बैलेंस्ड रेगुलेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य की क्षमता क्या है, किस तरीके से एआई के साथ और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें निष्कर्ष, आगे की राह देख लेंगे, फिर निष्कर्ष। ठीक है, इस तरीके से क्लोज होता है। फिनटेक सेक्टर क्या होता है, फिनटेक पे तो आया भी है लास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो फिनटेक ये होता है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे आप अभी जो है कितने बार कैश में लेन देन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा फ़ोन पे का, मतलब स्मार्टफोन आपके हाथ में है तो आपको कहीं बटुआ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है इकोनॉमी को जोड़ देना। पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है, यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन है। फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है, उदाहरणों के लिए पेटीएम, गूगल पे और मोबीक्विक पे, ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, तो इसके संचालन में क्या हो रहा है, स्मार्टफोन का बढ़ता हुआ प्रयोग हो रहा है। देखिए फिर भारतीय संदर्भ में फिनटेक का क्या महत्व है, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई हैं उनके लिए वित्त किस तरीके से प्रोवाइड कराया जा सकता है। कई फिनटेक स्टार्टअप जो हैं वो ऋण की आसान और त्वरित पहुंच के लिए जो भी दस्तावेजीकरण और ये सब प्रक्रिया है ना, उसको अब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बेहतर ग्राहक का अनुभव भी है, मतलब ईजी हो जाता है प्रोसेस। तो फिनटेक का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए लोगों में कैश का जो प्रचलन था है ना, वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, चाहे वो किसी भी सामान की खरीदी से लेकर के बड़े से बड़ा परचेसिंग करना हो तो डिजिटल मोड का ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये है सब है फिनटेक, है ना। फिर आपका डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र है ना, भारत में डिजिटल ऋण की क्या स्थिति है, और
डिजिटल ऋण को विनियमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताएं क्या क्या है ना, गोपनीयता, डाटा उल्लंघन, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आते हैं। फिर देखिए शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या होता है, ZBNF, ठीक है, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। तो कृषि की एक ऐसी नवीन पद्धति है जिसे फसलों को उगाने के लिए बाहरी स्रोतों जैसे कि रासायनिक खाद, कीटनाशकों पर निर्भरता नहीं होती है। यह अपनी शून्य उत्पादकता लागत के लिए जानी जाती है क्योंकि यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखने, रसायन मुक्त कृषि सुनिश्चित करने और उत्पादन व्यय को कम करने के लिए सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। तो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि अगर दिखने को मिल जाए तो फिर परेशान नहीं होना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। अब इसमें खाद और कीटनाशक की आवश्यकता ही नहीं है बोल रहा है ना। और यह अपनी शून्य उत्पादन लागत के लिए जानी जाती है क्योंकि यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है और रसायन मुक्त कृषि सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित करता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या है। जीवामृत, इसके 4 स्तंभ हैं। इसको डायग्रामेटिक आप बना सकते हैं अगर आता है तो, जैसे कि गाय के जो गोबर हैं, मलमूत्र हैं, गुड़, आटा, दाल, मतलब जो भी प्राकृतिक ऐसे वेस्ट होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो जीवामृत है। फिर बीजामृत है, जैसे नीम की पत्तियाँ, गूदे, तंबाकू, हरी मिर्च, ये सब का मिश्रण। फिर है मल्चिंग और वफासा। अब इसमें शॉर्ट नोट में मान लीजिए आ ही जाए कि बीजामृत क्या है, जीवामृत क्या है, मल्चिंग क्या है, वफासा क्या है, ठीक है। तो ये सब बायो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख लीजिए क्या है और उसको आना। फिर शून्य बजट का देखिए प्राकृतिक कृषि महत्व। फसल उत्पादकता तथा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, किसानों की लागत में कमी होती है, स्वस्थ खाद्य उत्पादन होता है, सशक्तिकरण तथा रोजगार सृजन है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कृषि पर ही निर्भर रहते हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक खाद, कीटनाशक, उर्वरक, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इतना उत्पादन तो नहीं हो पाएगा जितना अभी हो रहा है। तो आपको लगता है क्या कि 140 करोड़ जनता की आबादी का पेट भरने के लिए सिर्फ हम ऑर्गेनिक कृषि पर निर्भर रह सकते हैं? कहीं ना कहीं तो हमको ये चीज़ें यूज करनी ही पड़ेंगी, भले उसका दूसरा ऑप्शन हम खोज लें या दूसरा तरीका। तो देखिए प्लस माइनस दोनों सोचना है हमको, है ना। हमारे दृष्टिकोण को हमेशा ब्रॉड रखना है। भारत में गेमिंग उद्योग के बारे में दिया है कि बढ़ावा कैसे देना है, क्या कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, हस्तक्षेप क्या है, चुनौतियाँ क्या है। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या हो सकती है अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमको बढ़ाना है तो, ठीक है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था उसमें हो सकती है। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले फाउंडर्स के स्टार्टअप होते हैं ना, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए अमूल का दिया है। अमूल को आज कौन नहीं जानता, नेशनल इंटरनेशनल सभी लेवल पे जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ग्रामीण स्टार्टअप्स का ये एक प्रकार एग्जाम्पल कहीं आप कोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ग्रामीण स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, तो कनेक्टिविटी का अभाव है, डिजिटल डिवाइड वाली समस्या, फिर वित्त का ये सब दिक्कत होती है वहाँ पे। फिर है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जो औद्योगिक शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। तो स्मार्ट सिटी के रूप में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा, बुनियादी ढांचा अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए आवश्यक चीज़ें, निवेश आकर्षित करना है हमको, उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा वो खोजना पड़ेगा, कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी और पर्यावरण पे प्रभाव भी जिसका कम हो। चुनौतियाँ देख लीजिए क्या क्या हैं चुनौतियों में 5F मैंने एक जगह बताया है तो उसको सब जगह डाल देना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब चेंज भी करना है आवश्यकता अनुसार। जैसे यहाँ गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे हैं, फंड होगा ही आपका, फाइनेंस होगा ही होगा, फंक्शनरीज होंगे ही होंगे, ठीक है। भूमि अधिग्रहण जैसे एक हो गया, भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है, कहीं पे भी उद्योग लगाना है तो भूमि हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये औद्योगिक गलियारा कौन सा है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या इसका रणनीतिक महत्व है। फिर देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक है, सूचकांक आपको पढ़ लेना है। नवाचार सूचकांक क्या होता है और उसका क्या महत्व है, इंडिया की क्या रैंकिंग है। सामाजिक उद्यमिता का महत्व, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक मॉडल का उपयोग करने की प्रथा को सामाजिक उद्यमिता कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि महामारी, रोग, बच्चों, अनाथ बच्चों की मदद करना, ऐसा सब। सामाजिक उद्यमिता के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है देख लीजिए, चुनौतियाँ, ठीक है। फिर खनिज संशोधन अधिनियम 2025 ये चर्चा में था फ्रेंड्स, बहुत सारे एडिटोरियल आए थे उस समय, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। खनिज संशोधन अधिनियम में
इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या है इसमें। प्रमुख प्रावधानों पर जोर दिया गया है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पे जोर दिया गया है। अभी हम लोग, आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे मिनरल्स के लिए खासकर जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं, चिप वगैरह, जहाँ मतलब टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अब हमें खुद के यहाँ अन्वेषण करने, खोजने और उसमें विकास करने की आवश्यकता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर जीएसटी 2.0 अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उसका करे करे तो जीएसटी 2.0 का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा देख लेंगे। सुधार क्या क्या हुआ। 12% और 28% वाला दर, जो देखिए 5 थे ना इसके स्टेज, 5 टाइप के जीएसटी लगाए जाते थे, जिसमें 0%, 5%, 18, अब 12 और 28 था। तो बंद किसे कर दिया गया है, बंद वाले में देख लीजिए, देखिए 12 और 28%, इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जीरो 5% और 18% की दर जारी रहेगी, और 12%, 28% को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और जो सिन गुड्स और विलासिता की वस्तुएं होती हैं, 40% की डिमेरिट दर रहेगी, और कुछ वस्तुओं के लिए 5% से कम विशेष दरें जारी रहेंगी। फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जीएसटी 2.0, ठीक है, जीएसटी 2.0 इम्पॉर्टेंट है। लाभान्वित होने वाले कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, कर सुधार किस तरह का है, क्या इसमें किया गया है, डिटेल में पढ़ लेना है। फिर देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार, एआई, हम दिन भर डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, मतलब अच्छा है कि बुरा है, ये अपना ओपिनियन इसमें डेवलप कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर एआई के प्रभाव क्या होंगे, भारत में एआई से जुड़े हुए क्या क्या जोखिम हैं, जैसे औपचारिक क्षेत्र थोड़ा पिछड़ सकता है ना, जो जिसको ट्रेडिशनल काम करना आता है वो इसमें नहीं जुड़ पा रहा है, जिसको जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसमें कार्य नहीं कर पाता है। फिर जो नौकरी पेशे लोग हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां भी एआई के कारण जो है अच्छे अच्छे प्रतिभावान लोगों को की छटनी कर दे रही है। तो इसलिए इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है, देख लेंगे। फिर ब्लू इकोनॉमी, अभी हम लोग ने ऑरेंज इकोनॉमी भी एक पढ़ा था फ्रेंड्स, अब ये ब्लू इकोनॉमी है ना। ब्लू इकोनॉमी वही समुद्री इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उससे संबंधित है ये। और भारत में जो है ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण नवाचार और सतत विकास 20 शीर्षक से एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है ब्लू इकोनॉमी की, वो हमारे जीडीपी में कितना % रोल अदा करता है और कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। बंदरगाहों का जो हम लोग लघु और दीर्घ जो बड़े बंदरगाह हैं उनका विकास कर रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। फिर पॉलिसीज़ और उसके प्रशासन से संबंधी क्या चुनौतियां हैं, ये सब देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ब्लू इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ये सब इंपॉर्टेंट है। और समुद्री पहल या समुद्री संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, सभी लगभग इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, भारतीय समुद्री पहल संरक्षण से लेकर के विकास तक। तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि मत्स्य पालन नीति है, सागरमाला कार्यक्रम है, डीप ओशन मिशन है। ब्लू इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो नीली क्रांति हो गई, समुद्री भारत विजन हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। फिर आइए राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, इसका लक्ष्य बताया हुआ है, इसकी चुनौतियाँ, इसका महत्व, ये सब देख लेना है। फिर वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति क्या रहेगी, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, इसमें क्या क्या आ रहा है कि विजन, देखिए विजन और उद्देश्य है, हर व्यक्ति और बिजनेस को सुरक्षित, पारदर्शी। फिर राष्ट्रीय रणनीति के मुख्य स्तंभ देख लेंगे, सारे पॉइंट्स इसमें जो इंक्लूडेड हैं इसको देख लेना है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति क्या है, 2025 से 2030 तक ये रहेगी।
और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके विषय क्या हैं, इसका विजन उद्देश्य क्या है, प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, और चुनौतियाँ क्या हैं, फिर आगे का राह क्या है, निष्कर्ष। ठीक है। फिर देखिए भारत की 4 श्रम संहिताएं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस बार के लिए, इसको भी इम्पोर्टेंट आप नोट डाउन करेंगे। 4 श्रम संहिताएं हैं जो कि 21 नवंबर 2025 को 4 श्रम संहिताओं को देश भर में लागू किया गया था। तो देखिए इतना अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है इसमें चारों के बारे में। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता शर्त संहिता 2020। जितने पुराने कानून थे ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और असंगठित क्षेत्रों के लिए, जैसे गिग वर्कर्स हैं, है ना, और ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक क्या पड़ेगा, नकारात्मक क्या पड़ेगा। ठीक है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होता है इससे, रोजगार सृजन की संभावना बढ़ती है, सरकार की अपेक्षाएं और उद्देश्य क्या क्या हैं, आलोचनाएं और विरोध क्या है, और निष्कर्ष। ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये आर्थिक वाला कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बाद देखिए केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण लिया है हम लोग को ना, ये भी थोड़ा सा स्टेट के साथ साथ सेंट्रल का भी पढ़ के जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सेवा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में क्या कार्य चल रहे हैं, है ना, रोजगार कौशल विकास में क्या हो रहा है, शहरीकरण में क्या हो रहा है। केंद्रीय बजट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के प्रीलिम्स में तो 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट बजट से उठा के पूछ दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये कवर करना हमको ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कुल मिला के इकोनॉमी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोग को लगता है कि और ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है तो आप लोग बताइएगा, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। और समय का अभाव है तो आप लोग PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया हुआ है इसका। यदि आप लोग को और कहीं से भी अच्छा कंटेंट मिलता है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी टॉपिक सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट में देखिएगा आप, और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे प्रीलिम्स का हो या और भी व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सभी जगह पे देखिएगा इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा सेशन आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और आप लोगों की क्या अपेक्षा है, और कौन सी चीज़ को कवर करने की ज़रूरत है। और कभी कभी कुछ चीज़ें यदि छूट जाती हैं तो आप लोग उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है छूट गया था, या कहीं भी मैं रॉन्ग हूँ तो उसको आप लोग कमेंट में सही भी कर सकते हैं, कि कम से कम सही जानकारी और एक मिलजुल के जो अपना प्रयास है एक दूसरे के सहयोग से, तो वो सफल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लोज करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद सेशन को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।